हेलो एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल अजीज, फिजिक्स फैकल्टी। स्वागत करता हूं गोविंदम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से रीट, एसएससी, पटवार, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के सभी टीचर्स अपने अपने हिसाब से जो है आपको क्या करेंगे, अपना मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। इस आप सभी से अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें और आगे अच्छे अच्छे वीडियोज इस पर आपको देख। चलिए शुरू करते हैं अपन बिना समय गवाए आज का वीडियो। हम एक टॉपिक है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको अपन क्वेश्चंस के माध्यम से आज समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सोप बबल है। अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज। एक सोप बबल है, उसको हमने कोई नेगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि द साइज ऑफ द रेडियस और द साइज ऑफ द बबल विल बी, मतलब उसके साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो साइज पर जो उसका इफेक्ट पड़ेगा उसको जानने के लिए आपसे एक सिंपल सा मैं बात बताता हूं कि अगर हम किसी भी चीज को चार्ज देते हैं तो चार्ज जो है वो उसकी सरफेस पर आ गया। मान लो ये उस चार्ज जो है उसकी सरफेस पर आ गया, और जैसे ये चार्ज इसकी सरफेस पर आएगा, बताइए ये चार चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, और एज अ रिजल्ट इसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे कोई सेंस नहीं है ना, कोई लॉजिक नहीं है कि भाई बच्चा कहे कि सर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो क्या होगा। तो भैया पॉजिटिव पॉजिटिव के बिटवीन भी रिपल्शन ही होगा, तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम किसी भी वस्तु को, जैसे कि साबुन का बुलबुला है जिसका साइज बढ़ सकता है, उसको अगर आवेश देते हैं तो फिर उसके आवेश देने पर उसके आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ध्यान रखना, आकार बढ़ जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कह रहा है किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश, किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश, द मिनिमम चार्ज, ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश में हो चुका है। द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, यहां लिखा हुआ है इंग्लिश में द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। तो मिनिमम चार्ज जो होता है बेटा किसी भी चीज का, वो होता है उसका क्वांटा। क्या होता है बच्चों, क्वांटा। क्वांटा हिंदी में भी क्वांटा ही कहते हैं। क्वांटा का मतलब ही यही होता है मिनिमम संभव मान, न्यूनतम संभव मान। तो आवेश का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होता है वो कितना होता है बेटा, एक ई के बराबर होता है। का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 गुलाम होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है। किसी भी जो वस्तु है उसका जो आवेश, किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है वो किसका पूर्ण गुणज होता है, ई का। ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इसी को आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो मिनिमम चार्ज ऑन द चार्ज, द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट विल बी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है। 8 गुलाम जो है वो इसकी सीजीएस यूनिट है, किसकी, चार्ज की सीजीएस यूनिट है, चार्ज की सीजीएस यूनिट, चार्ज की सीजीएस यूनिट, ठीक है। गुलाम आपको पता ही है। चार्ज की एक अदर यूनिट और होती है फेराडे। चार्ज की एक और यूनिट क्या होती है बच्चों, फेराडे। फेराडे जो है, इसमें आपसे पूछा जाए 1 फेराडे किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 1 फेराडे होता है 96500 गुलाम। कितना होता है बच्चों, 96500 गुलाम, 1 फेराडे। ये भी एक यूनिट होती है। एक और होता है फेरेड। फेरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। किसी संधारित्र या धारिता जो होती है, किसी संधारित्र की, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है उसको मेजर करते हैं फेरेड में। फेरेड एक अदर अलग चीज है ना, ये ध्यान रखना। फेरेड जो है वो होता है कैपेसिटर का, किसका होता है, कैपेसिटर का। फेरेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, ये होता है कैपेसिटेंस, मतलब धारिता। धारिता जो है उसको मापने में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, फेरेड का इस्तेमाल करते हैं। तो फेरेड अलग चीज है, फेराडे अलग चीज है। ये सीजीएस यूनिट है आपका स्टेट कूलम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वंडरवाल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इनमें से कौन से दो बल ऐसे हैं जो न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण के बल है, मतलब उनके बीच में आकर्षण करवाते हैं। तो भाई न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होगा वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उदासीन है, तो मुझे बताइए कि उसके ऊपर चार्ज जीरो हो गया, और अगर चार्ज जीरो है, उस पर आवेश जीरो है, तो बताओ उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, कूलॉम फोर्स होगा, वो होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2, तो Q तो है ही नहीं, तो बताइए फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा बच्चों जीरो।
हो जाएगा 4c2, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं लगेगा। अब इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, गलत है। इसमें भी इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, गलत है। अब बात आता है गुरुत्वीय और नाभिकीय को चेक करते हैं। वांडरवाल जैसे कुछ अन्य बल आदि, सम अदर फोर्सेस लाइक, नहीं ये तो गलत बात है। बात है गुरुत्वीय बल, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, नियर अबाउट प्रोटॉन होता है, मतलब लगभग प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है बच्चों सेम होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो सेम होता है, तो दो द्रव्यमानों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय बल तो लगेगा ही लगेगा। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नाभिकीय बल जो होते हैं वो आवेश से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं चार्ज, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्ज, यानी वो आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। कौन? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, मतलब प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 सभी पर समान रूप से बल लगता है। भाई नाभिक में तो है ही कौन? नाभिक में या तो प्रोटॉन है, कौन है? प्रोटॉन है, या फिर कौन है? न्यूट्रॉन है। मेनली तो ये दो पार्टिकल हैं, मोटे पार्टिकल। तो इन दोनों के बीच में जितना नाभिकीय बल लगेगा, पी पी एन एन और पी एन सभी में समान रूप से नाभिकीय बल लगता है। नाभिकीय बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, तो द्रव्यमानों की वजह से गुरुत्वीय बल और आवेशों की वजह से नाभिकीय बल, यानी कि इसका जो आंसर होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें विद्युत बल तो लग ही नहीं सकता ना, आवेश नहीं है, तो इसमें विद्युत ऑप्शन आ रहे थे तो हमने कैंसिल कर दिया। तो इसने ये पूछ रहा है कि न्यूट्रॉनों के मध्य कौन सा आकर्षण का बल होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है अट्रैक्शन फोर्स इज वर्क बिटवीन द टू न्यूट्रॉन्स, तो टू न्यूट्रॉन्स के बीच में ये बल होगा, यही पूछ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। इनमें से कौन से दो बलों के कारण न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण रहता है? तो नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण की होती है, गुरुत्वाकर्षण की भी आकर्षण की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 और Q2 में स्प्लिट करके r डिस्टेंस पर रख दिया है, दोनों के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो, उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण का बल है वो मैक्सिमम हो, तो वो कब होगा? पहले तो बताओ कि हमने एक चार्ज है तो दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, Q इज स्प्लिट इनटू Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 और Q2। तो अपन ये मान लेते हैं कि Q1 का मान कितना है? Q, लेट मीन्स माना, तो अनदर वन इज Q ये है, तो बताइए दूसरा कितना हो जाएगा? Q माइनस Q, और इन दोनों को वो बोल रहे हैं कि r डिस्टेंस, r दूरी पर रख देते हैं, हमने r दूरी पर रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा? फोर्स होगा K Q माइनस Q अपॉन r स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये जो होगा आपका इनके बीच में फोर्स होगा, राइट। अब मुझे बताओ कि अगर अपन इस फोर्स जो है, अपन से ये कह रहा है कि इस फोर्स का मान हमें मैक्सिमम लेना है, इसका मैक्सिमम मान जो है वो अपने को क्या करना चाहिए? वो डिफरेंशिएट कर देना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, मतलब यहां वो चीज ली जाती है जिससे ये अफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं मन में आया जो डी एफ अपॉन डी आर कर दिया। हाँ, अगर आर की वजह से एफ चेंज हो रहा होता तो हम आर के रिस्पेक्ट में करते हैं। अभी यहां पर क्या हो रहा है कि चार्ज को अलग अलग किया जा रहा है, आर तो फिक्स है कि इतनी दूरी पर रखना है, यहाँ अलग अलग है Q1 और Q2, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? चार्ज के रेस्पेक्ट में होगा। तो df अपॉन dq क्या होगा? 0 के बराबर। df अपॉन dq अपन 0 के बराबर रख दें तो क्या होगा? इससे कैलकुलेशन हो जाएगी, करिए कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी? इसका जो है डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, ये अंदर मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं आप, q माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड में कितना? आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, 0 के बराबर रखो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे k अपॉन आर स्क्वायर वहीं पर है, q का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस q, और इसको किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर। k अपॉन आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये इसका मल्टीपल है, ये 0 के बराबर रख दो, 0 नहीं हो सकता। k अपॉन आर स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। अब इसको रख के देखो, q माइनस 2q, q माइनस 2q कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। तो बताइए q बराबर कितना हो जाएगा? 2q, q बराबर कितना आ जाएगा? q बाई, क्लियर है। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस बात को सीधा ही ध्यान रख लें, यानी कि जो आपने Q1 माना था वो कितना आया? Q बाई 2, तो अगर ये Q बाई 2 है तो Q माइनस Q दूसरा भी क्या हो जाएगा? Q बाई 2 हो जाएगा। तो यानी Q1 और Q2 कितने हो जाएंगे? Q बाई 2 हो जाएंगे, तो आंसर विल बी डी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा इसको सीधा याद रखें, यही सेम क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण में भी बोलता है कि एक द्रव्यमान है, एक मास है m, उसको m1 m2 में स्प्लिट कर दिया, उनको r डिस्टेंस पर रख दिया, अब उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो,
तो बताइए क्या होगा। तो फिर आपको वही करना है df अपॉन dm, तो करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वहां से सीधा याद रखो, आंसर आ जाएगा m/2 m/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान त्रिज्या सेम रेडियस, रेडियस सेम है कि दो मेटल के स्फीयर हैं, वन इज सॉलिड अनदर वन इज होलो, तो किसको चार्ज ज्यादा दे सकते हैं। सभी बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन चूज किया है। बच्चा क्या सोचता है कि एक तो है सॉलिड, तो सॉलिड में तो ज्यादा चार्ज भरा जा सकता है, और एक होलो है तो भाई ये सॉलिड है, इसमें तो सर ज्यादा चार्ज भरा जा सकता है, लेकिन जो होलो होगा उसमें तो सरफेस पर चार्ज होगा। लेकिन बच्चा इसमें एक चीज भूल जाता है, वो है कि दो मेटल के, दोनों क्या है, मेटेलिक है, दोनों क्या है, मेटेलिक है, मेटल के बने हुए हैं। तो बताइए अगर दोनों मेटल के बने हुए होंगे तो मेटल, तो सर से धातु से क्या मतलब है, धातु से मतलब ये बच्चों के धातु यानी चालक, और चालक को जो भी आवेश दिया जाता है वो हमेशा कहाँ रहता है, उसके सरफेस पर रहता है, हमेशा सतह पर। चालक को दिया गया आवेश जो है हमेशा कहाँ आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा, क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप यहां से अगर एक मतलब मान लो बीचों बीच से जाकर के एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ले आते हैं, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, इसका पड़ोसी इलेक्ट्रॉन वो चल के पॉजिटिव की तरफ चल जाएगा, तो फिर नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चल जाएगा, फिर इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से करते करते ये पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस तक पहुंच जाता है, तो चार्ज जो है वो हमेशा सरफेस पर रहता है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चार्ज हमेशा सरफेस पर ही क्यों रहता है, तो उसका बेस्ट आंसर जो होता है कि चार्ज हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन में रहना चाहता है। आवेश सदैव अधिकतम स्थायित्व और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में रहना चाहता है। आपसे कोई बोले ना कि चालक गोले का जो आवेश है उसके पृष्ठ पर क्यों आता है, उसका कारण क्या बताओगे, चार्ज रिमेन्स at minimum potential energy condition, at minimum potential energy and maximum stability. Charge wants to remains, charge wants to remains यानी चार्ज हमेशा अधिकतम स्थायित्व, आवेश हमेशा अधिकतम स्थायित्व, अधिकतम स्थायित्व एवं न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, अधिकतम स्थायित्व न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में रहना चाहता है। आवेश हमेशा, चालक गोले को दिया गया आवेश हमेशा सतह पर क्यों आता है, क्योंकि वो आवेश अधिकतम स्थायित्व न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में रहना चाहता है। यह क्या आंसर टिक करोगे, क्योंकि दोनों धातु के गोले हैं तो आवेश दोनों की सतह पर आएगा, और दोनों की जो सतह है वो बराबर है, क्योंकि रेडियस क्या है, सेम है। तो बताइए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निर्वात यानी वैक्यूम के अंदर दो चार्ज हैं d दूरी पर रखे हुए, इनके मध्य लगने वाला f है। तो एक बात समझ लो कि दो आवेश जो हैं वो q1 और q2, अगर इनके बीच में कोई मीडियम रख दिया जाता है, माध्यम रख दिया जाता है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, नया फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, वो होगा वायु के बीच में लगने वाला बल अपॉन एप्सिलॉन आर। कितना होगा, F अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक, अब जो भी लग रहा था अपॉन एप्सिलॉन आर कर देना। ऐसी 4-5 चीजें तुम याद रख सकते हो अगर चाहो तो। अगर इधर ले लें अपन इन मीडियम, अपन इधर ले लें इन वैक्यूम, इधर ले लिया अपन ने क्या, वैक्यूम ले लिया यानी निर्वात, और इधर अपन ले लेते हैं इन मीडियम, माध्यम में, माध्यम में। 3-4 चीजें याद रख सकते हो कि अगर हवा में विद्युत बल F है, निर्वात में, हवा यानी निर्वात, हवा और निर्वात एक चीज नहीं होती वैसे, लेकिन मतलब इन जनरल ऐसे ही कहा जाता है, हवा या निर्वात का आंसर सेम आता है। निर्वात में अगर F है तो माध्यम में हो जाएगा F बराबर F अपॉन एप्सिलॉन आर, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लेना यहाँ पे। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, विद्युत क्षेत्र की, तो माध्यम की उपस्थिति में मीडियम, मीडियम में E अपॉन एप्सिलॉन आर। नंबर 3, और जो आपकी कैपेसिटेंस है, धारिता है, निर्वात में C है, तो माध्यम में कितनी हो जाएगी, Cm बराबर एप्सिलॉन आर सी। ये तो हो गई बात इलेक्ट्रिसिटी के। अगर बात करें अपन मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिज्म के अंदर, चुंबक के अंदर क्या होता है बेटा, चुंबक के अंदर बोलिए क्या होता है, चुंबक के अंदर मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है, म्यू आर, मल्टीप्लाई में आ जाता है, ध्यान, म्यू आर लग जाता है।
और चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ऐसे एल होता है, एल भी पूछा जाता है, स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी म्यू आर गुणा हो जाती है माध्यम की उपस्थिति। तो छोटी छोटी चीजें जो आप सीधे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ, ये बोल रहा है कि हवा में, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हवा में लगने वाला इतना है एफ, तो हवा में लगने वाला एफ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 का मीडियम प्लेस कर दिया, तो बताइए आंसर कितना हो जाएगा, एफ अपॉन 4। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक धातु के गोले, एक जो मेटल का स्फीयर है ए, को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, ठीक है, और दूसरे अन्य समान धातु के गोले को उतना ही नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, दोनों के मास समान हैं, तो ए और बी का मास सेम ही रहेगा, ए का मास बढ़ जाएगा, बी का मास, देखो एक सिंपल सी बात है, अगर अपन किसी से इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं अपन, अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो आप ये समझ के चलो एक इलेक्ट्रॉन के साथ में आप 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम जो है उसको भी निकाल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इतना द्रव्यमान निकाल रहे हो, यानी कि द्रव्यमान में क्या कर रहे हो आप, कमी कर रहे हो। और अगर वही काम अपन क्या करें कि उसको इलेक्ट्रॉन दें, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, द्रव्यमान जोड़ रहे हो उसके अंदर, तो मास को क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि ये कह रहा है कि गोला जो है ए, उसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस पर पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे एक प्लस आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे दूसरा प्लस आ जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मैंने तो 2 पॉजिटिव दिख रहे हैं अब, और कितना हो जाएगा ये 2। क्लियर। तो अपन एक पे बात कर लेते हैं कि एक मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, इधर एक पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन निकालते ही इतना द्रव्यमान की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और नेगेटिव चार्ज देना मतलब इलेक्ट्रॉन देना मतलब इतना चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये तो ए है और ये बी है, ठीक है, एक धातु के गोले ए को धनावेश दिया जाए जबकि दूसरे अन्य एक समान को धातु को वो बी होगा, ठीक है, तो दोनों के द्रव्यमान समान है, तो बताइए बी का तो बढ़ जाएगा, ये बोल रहा है बी को घट जाएगा, बी का बढ़ जाएगा, ये सही है, ए का बढ़ेगा नहीं, और ए और बी दोनों के द्रव्यमान सेम रहेंगे, नहीं सेम नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना और देना, मास को चेंज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दो समान आवेश क्यों है, परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर एक आवेश क्यों रखा गया है, बोल रहा है कि दो चार्ज है हमारे पास में Q एंड Q, ये बोला है सेम है, और इनके केंद्र पर एक Q रखा गया है, इसके केंद्र पर अपन ने एक Q रख दिया, सेंटर पे रखा है ना, तो तीनों आवेशों का निकाय का संतुलन होना चाहिए, मतलब सब बैलेंस होने चाहिए। अब एक बात मुझे बताओ कि ये जो Q है, अगर आपने Q रख दिया, Q मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बैलेंसिंग होगी, क्या नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, ये Q पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये Q इस Q को भगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, धनात्मक धनात्मक प्रतिकर्षण, ये धनावेश इस धनावेश को क्या करेगा, भगाएगा, तो इन दोनों ने मिलकर इसको भगा दिया, फिर इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो रह जाएगा, दूसरे के हल्के वाले को भगा देगा, संतुलन का हुआ। संतुलन करने के लिए कैसा चार्ज रखना पड़ेगा, -Q चार्ज, कैसा रखना पड़ेगा, -Q। पहली बात तो याद रखो कि हमें संतुलन लाना है, अगर निकाय को संतुलन करना है, पूरे सिस्टम को बैलेंस कर, आप किसी पर भी फोर्स कैलकुलेट कर लो आप, तो आप क्या करें, सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे अगर यहाँ प्लस प्लस ले रखे हैं तो बीच में माइनस रखें, अगर निकाय का संतुलन करना है तो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक कॉर्नर पर नेट फोर्स निकाल, क्वेश्चन वाले ने खुद ने बोला है कि इसको क्या कर रखा है, मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर रखा हुआ है, यानी बीचों बीच रखा हुआ है, यानी अगर टोटल दूरी r थी, ये कितनी है r/2, और ये कितनी है r/, राइट। अब क्या हो रहा है, अब ये हमसे कह रहा है कि आप क्या कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, क्या आप किसी भी एक कोने को पकड़ लीजिए और उस कोने पे क्या करो, नेट फोर्स कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो मैंने इस कोने को पकड़ लिया, यहाँ पे मैंने Q ले रखा, तो यहाँ पर भी मैंने Q, इस कोने पर नेट फोर्स निकालो आप, बताइए इस पर फोर्स निकालना है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को बुलाएगा, तो ये है इस पर चार्ज इसने लगाया, इस पर फोर्स इसने लगाया, तो इसको नाम दे देते हैं अपन, ए, ओ दे देते हैं, बी दे देते हैं, ये बी पर फोर्स है, इसने लगाया, ए ने लगाया, FBA, राइट। अब मुझे बताओ, ये वाला नेगेटिव इसको बुला रहा है, वो वाला पॉजिटिव उस पॉजिटिव को भगाएगा। एक बात याद रखना, दो आवेशों के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो तीसरे की प्रेजेंस और एब्सेंस, उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति से फर्क नहीं पड़ता उसको। आप ये मत सोचना कि सर इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसको इससे क्या लेन देन है, कोई लेन देन नहीं, ये बात गुलाम ने बता रखी है। ये वाला फोर्स क्या हुआ, बी पर लगा,
किसने लगाया? ये ए ने लगाया। ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को भगाएगा, ये नेगेटिव उसको बुलाएगा। हमें इस पर फोर्स देखना है और हमसे ये कह रहा है कि सब बराबर बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस कब होगा? जब एफ बी ए बराबर होगा किसके? ये बी ए और ये एक, ये जो है बी पर लगा है, किसने लगाया? ओ ने। किसने लगाया बच्चों? ओ ने। ये एफ बी ओ है। दोबारा सुनो, ये नेगेटिव इसको बुलाएगा तो एफ बी ओ, ये पॉजिटिव उसको भगाएगा। भगाएगा तो क्या आ जाएगा? एफ बी ए, ए ने भगाया। अब संतुलन के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, बैलेंसिंग के लिए बी ओ और बी ए। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? बी ओ का मान कितना होगा? बी और ओ के बीच में, बी और ओ के बीच में बताओ कितना आएगा? के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर बाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये आ जाएगा बी और ए के बीच में के क्यू इंटू क्यू, बी और ए, तो बी और ए के बीच में आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये दूरी हो जाएगी आर स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे अपन। अपने को क्या पूछा था कि बीच में कितना चार्ज रखना है, तो क्यू का मान जब आप इसको सोल्व करेंगे, आफ्टर सोल्विंग दिस, क्यू विल बी माइनस क्यू बाई 4। कितना आ जाएगा? माइनस क्यू बाई 4। यानी हमें बीच में नेगेटिव चार्ज रखना है और वो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्यू बाई 4 के बराबर होनी चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? बी। अब आप कहीं भी बैलेंसिंग चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, आप बोलोगे बैलेंसिंग है कि नहीं है। बताओ, ये नेगेटिव को ये वाला पॉजिटिव खींचेगा, इस नेगेटिव को वो वाला खींचेगा, बराबर हो गए? नहीं जाएगा। इस पर बैलेंसिंग, तो इस पर जैसा हो रहा है वैसा इस पर, तो सब बैलेंस हो चुके हैं। और सब बैलेंस तभी होंगे जब बीच में अपोजिट नेचर, विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि चित्र में आपको ए और बी से निकलने वाली, ये ए दे रखा है यहाँ पे और यहाँ दे रखा है बी, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ऐसे जा रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ये दे रखी है कि विद्युत बल रेखाएं दिखाई गई है। यदि बिंदु ए तथा बी पर विद्युत क्षेत्र ई ए और ई बी हो तो ए और बीच की दूरी आर है, ये दूरी जो है आर है। ठीक है, ये दूरी आपको दे रखी है आर, और हमसे पूछ रहे हैं कि ए और बी में संबंध क्या होगा। देखो, यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, सघन डेंस होती हैं, क्लोज होती हैं, जहां सघन होती है, डेंस होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं, दूर दूर होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कम होता है। बताइए, बी पर जो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होता जाएगा। यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, असमरूप है। ठीक है, अब असमरूप है, इधर ज्यादा है उधर कम है, बताइए क्या लिख सकते हैं? ई ए इज ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिंदु को, किसी बिंदु आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बी सी डी ई पर ले जाया जाता है। मतलब ए से लेकर के अपन उसको कहाँ ले जाते हैं? बी पर। ए से लेकर के कहाँ ले जाते हैं? सी पर, ऐसे डी पर, ऐसे ही, और बीच में रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। तो किया गया कार्य कितना होगा? देखो, एक सिंपल सी बात है कि जो कार्य होता है W बराबर वो होता है Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये वी फाइनल वी इनिशियल क्या है? अंतिम पोटेंशियल, अंतिम विभव, प्रारंभिक विभव। अब एक बात सुनना, ये प्लस क्यू आवेश है, इसकी यहां से जो दूरी होगी वो होगी आर माना, तो यहाँ विभव आएगा। बिंदु आवेश का, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर। मतलब ये भी तो आर दूरी है इससे, यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर। यहाँ कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर। यहाँ कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर। यहाँ कितना, ये एक, सब जगह विभव समान है इसका। ये इक्वी पोटेंशियल सम विभव पृष्ठ है। ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ है। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और सम विभव पृष्ठ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें ले जाने में किया गया कार्य इक्वी पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है। यहाँ पर के क्यू अपॉन आर, यहाँ पर के क्यू अपॉन आर, दोनों सेम है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0 आएगा, कोई कार्य नहीं होगा। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी क्या दे रहा है? सॉरी, सी सही है, सी विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट एंड डी इज ऑल्सो। सभी पथों पर कार्य का मान कितना होगा? 0 होगा। राइट, ओके।
नेक्स्ट चलते हैं। दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू निश्चित दूरी पर है, उनके बीचों बीच स्थित बिंदु पर दो आवेश है, एक प्लस का क्यू है और एक माइनस का क्यू है, प्लस का क्यू माइनस का क्यू। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है इनके बीचों बीच जो बिंदु है, बिल्कुल बीचों बीच जो बिंदु है उस पर क्या होगा, बताइए उस पर क्या होगा। ये पॉजिटिव, इस यहां पर हमें मान लो विद्युत क्षेत्र निकालना है, बिंदु इस पर नेट, तो बताइए पॉजिटिव का विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से दूर होता है, पॉजिटिव का विद्युत क्षेत्र हमेशा पॉजिटिव से दूर होता है, नेगेटिव का विद्युत क्षेत्र नेगेटिव की तरफ होता है। ऐसे तो होता है पॉजिटिव की विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ऐसी। और नेगेटिव की फील्ड लाइन कैसी होती है, नेगेटिव की फील्ड लाइन होती है नेगेटिव की तरफ, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की ओर होता है। तो बताइए ये मान जीरो होगा क्या, अरे दो सदिश एक ही दिशा में आ गए तो उनका नेट मान उन दोनों के योग के बराबर होगा, तो विद्युत क्षेत्र जीरो आएगा, नॉन जीरो आएगा, नॉन। लेकिन विभव जो है अदिश राशि है, अदिश राशि में क्या होता है, सीधा जोड़ होता है, तो बीचों बीच बिंदु इसका विभव आएगा यहाँ पे, ये दूरी अगर मान लो r है, ये भी दूरी अगर r है तो ये आ जाएगा KQ/R माइनस KQ/R, टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों कितना। तो मुझे बताइए विद्युत क्षेत्र विभव दोनों शून्य होंगे, नहीं होंगे, विद्युत क्षेत्र शून्य है परंतु विभव शून्य नहीं, ये भी गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं है बट पोटेंशियल जीरो है, राइट, दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, एक अल्फा पार्टिकल है, उसको 10⁶ वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है किसके बराबर, QV के, ये बात आप ध्यान रखें, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, QV। Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है, आवेश होता है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, और ये है आपका आवेश। अब मुझे बताइए कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी Q का मान कितना है, क्या बोले, अल्फा कण, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण एक आवेश होता है, का मान आवेश, जिस आवेश का मान, अल्फा कण बेसिकली 2He4 को बोलते हैं, जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, मतलब हीलियम, यह है हीलियम, इस हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, माइनस कर दो दो इलेक्ट्रॉन, अब जो बचेगा +2 बचेगा, इसको बोलते हैं अल्फा कण। हीलियम जो होता है उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लें, जो बचेगा वो क्या है, अल्फा पार्टिकल है। उसका आवेश जो होता है 2 गुना प्रोटॉन का, तो ये प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, 2, इसका आवेश आ जाएगा 2 × QP, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 और माइनस V जो है वो 10⁶ है, आ जाएगा 10⁶। क्वेश्चन को काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3.2 इंटू, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट हो जाएगी ये। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे, यहाँ Q का मान कितना है भाई, 2QP, प्रोटॉन को अपन बोल सकते हैं E, प्रोटॉन मतलब E मतलब 1.6 × 10⁻19, E का मतलब कितना बोल दिया बच्चों, E का मतलब 1.6 × 10⁻19, इन्होंने मान नहीं रख रखा, इसका मान तो हो जाएगा 2E, और ये हो जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 10⁶ वोल्ट, कितना है 10⁶ वोल्ट, और 10⁶ को अपन क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगा। ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वोल्ट आ गया, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 2 MeV का राइट आंसर विल बी क्लियर है। अब भाई इन्होंने E का मान नहीं रखा है, अगर आपसे ये चीज जूल में पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर मान लो जूल में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻19। अगर अपन से जूल में पूछा होता तो आंसर होता 2 × मेगा मतलब 10⁶, E मतलब 1.6 × 10⁻19। अब आंसर आता है आपका किसमें, जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, से मल्टीप्लाई करके इससे, और मेगा का मान लगा दिया 10⁶, ठीक है। तो अभी फिलहाल आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 13, एक साबुन के बुलबुले को का पोटेंशियल 16 वोल्ट है, की रेडियस डबल कर दी जाती है, तो विभव क्या होगा।
रेडियस डबल कर दी जाती है भैया। सोप बबल है, उसकी पोटेंशियल 16 वोल्ट है, कि रेडियस को डबल कर देते हैं। तो बताइए सोप बबल जो होगा उसका पोटेंशियल होगा V बराबर के क्यू अपॉन आर। उसका पोटेंशियल 16 है, तो बताइए रेडियस को आप डबल कर देंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो डबल कर दोगे तो ये डबल हो जाएगा। तो ऐसे कर लो बच्चों की तरह एक बार, के क्यू अपॉन आर, आर को कितना कर दिया 2r, के क्यू अपॉन आर क्या है V, तो ये कितना हो जाएगा V बाई, बताओ V का मान 16 था पहले, अब आधा हो जाएगा 8 वोल्ट। आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन होगी। अब बच्चों अगर आप हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन लिखने बैठ गए तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जो है उसे बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। ऊर्जा घनत्व जो है ये क्या होता है, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, किसी संधारित्र में किसी जो कैपेसिटर है उसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और एक बात याद रखना मेरी, ऊर्जा घनत्व हो गया और क्या क्या, और मैं आपको बताऊं प्रेशर यानी दाब, दाब यानी प्रेशर, और बताओ और क्या, और होता है प्रत्यास्थता गुणांक, जितने भी होते हैं चाहे यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो, प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, इन सबकी जो है डायमेंशन सेम होती है, सबकी डायमेंशन सेम होती है। जो प्रेशर की होती है वही, अब इनकी निकालने बैठ गए ना एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की, शाम पड़ जाएगी। किसको एप्सिलॉन नॉट की याद है, आपको याद है क्या, ई की याद है क्या, नहीं याद ना, पहले इसकी रखोगे फिर इसकी रखोगे फिर स्क्वायर करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी प्रेशर के बराबर होती है, ये तीनों की सेम है, तो प्रेशर की याद रखी जा सकती है। आपको प्रेशर का ये नहीं याद है तो आपको पता होगा फोर्स अपॉन एरिया, ये निकाल सकते हो आप। F का मान m1 L1 T-2, नीचे हो जाएगा L2, कट के बच जाएगा m1 L-1 T-, राइट। तो फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा m1 L-1 T-। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, दो गोले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो गोले हैं जिनकी रेडियस a और b है, उनके पोटेंशियल सेम दे रखे हैं। तो गोलों के पोटेंशियल सेम है, ए और बी का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू ए अपॉन, इसकी रेडियस है ए, इसका है के क्यू बी, इसकी रेडियस है बी, तो कैंसिल हो जाएगा, क्यू ए अपॉन क्यू बी बराबर हो जाएगा किसके, ए अपॉन बी के। ये हमारे इक्वेशन 1 बन गई पहली लाइन से। अब आगे बोल रहा है ए और बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा होता है। सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्यू अपॉन एरिया, क्यू अपॉन एरिया, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताइए सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी, तो यहाँ पर आएगा क्यू ए अपॉन क्यू बी। सिग्मा आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा ए नीचे आएगा आर ए स्क्वायर और ये जाएगा आर बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये तो हो गया क्यू ए बटा क्यू बी, तो हो गया ए बटा बी इंटू आर बी, बी की रेडियस बी है, ए की रेडियस ए है, आंसर हो जाएगा आपका बी अपॉन। सर आपने ये यहाँ पर डायरेक्ट क्यों नहीं करा, क्यू को कैंसिल क्यों नहीं कर दिया, क्यू तो दिया ही नहीं हमें। अरे तभी तो बोल रहा हूँ क्यू सेम नहीं है, क्वेश्चन में नहीं करा। क्वेश्चन में जो सेम होता है वो फॉर्मूला काम में लेना है। आप यूं आपके दिमाग में हो सकता है कुछ बच्चे हैं उनके दिमाग में आ रहा हो कि सर ने क्यू सीधा नहीं काटा, सर ने क्यू अपॉन क्यू भी क्यों लिया। अरे भाई सेम, आपको क्या पता सेम है, ये बोल रहा है दोनों के पोटेंशियल सेम है, दोनों का विभव समान है, तो आप विभव समान करके पहले आवेश निकालो, आवेश का रेशियो नहीं दे रखा आपको, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी अपॉन ए होगा। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए आपके साथ में। 15 क्वेश्चन है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो भी चल रही हैं। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप लोग एडमिशन लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है कांटेक्ट डिटेल जो है आपको मिल जाएगी, कांटेक्ट डिटेल आपकी जाएगी। आज के लिए करते हैं, बाकी जो आगे इन्हीं ऐसी प्रकार टॉपिक्स को आप क्या करते हैं